बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर के पार्ट 3 में यानी कि हमने नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज है उसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट भी, जिसमें हमने जो है ना लास्ट टाइम जो पार्ट 2 हमने एंड किया था वो था हमारे पास प्लानिंग, जो हमने ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग पर वो पार्ट जो है ना वो एंड कर दिया था। प्लानिंग हमारे पास बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट में हमने असेसमेंट कर ली, सेकंड में हमने डायग्नोज कर लिया उस डेटा को समझने के लिए, उसके बाद हमने उस पर क्लिनिकल जजमेंट दिया, डायग्नोज कर लिया। अभी उस जो हमें डायग्नोसिस में जो आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जो हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई है, उसको हम अपने थर्ड स्टेप में यानी कि प्लानिंग में उसके लिए फिर हम गोल्स एंड एक्शंस जो है ना वो डिसाइड करेंगे। देन बाद में आगे जाकर हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसको हम एवॉल्वेट करेंगे कि आया जो हमने प्लानिंग की थी वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो सॉल्व हो गई, वो नीड पूरी हो गई या नहीं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है नर्सिंग प्रोसेस में शामिल है। आज का लेक्चर हम अपने नर्सिंग यानी कि प्लानिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स से मिलकर जो है ना वो बनता है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रायोरिटीज़ को सेट करना। यानी कि आपको जो है डायग्नोसिस के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स पता चल गई है, तो एज अ नर्स अभी आपका ये रोल होगा कि अभी आप क्या करेंगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, आपने उसको फर्स्ट पे रखना है। फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी कम है तो वो सेकंड हो जाएगी। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि आपने प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। नर्सेज जो है मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बेस पर जो है ना वो नीड्स जो है ना वो सेलेक्ट करती हैं, फिर उन प्रायोरिटीज़ को फिर वो प्लानिंग प्रोसेस में शामिल करती हैं। या अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको मेस्लो हायरार्की के नीड्स जो उन्होंने हमें एक पैरामिड शक्ल में जो है ना हमें उन्होंने ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया था। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये मेज़लो हायरार्की का वो पैरामेडिकली जो उन्होंने जो लाइफ प्रोसेसेस थे, उन्होंने जो नीड्स बेस्ड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नीड्स बेस्ड असेसमेंट के बेस पर उन्होंने हमारे लिए 5 स्टेप्स को जो है ना वो किया था, प्रायोरिटाइज किया था। उसमें जो है उन्होंने नीड्स को इस तरह किया था कि जो इंसान की फर्स्ट नीड पूरी होती है देन वो अपनी सेकंड नीड पे जाता है। जब उसकी सेकंड नीड कंप्लीट हो जाती है यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप होता हुआ, तो उसके सबसे पहले नीड्स में हमारे पास जो उसकी मोस्ट बेसिक नीड्स हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो हमारा खाना पीना, हमारी नींद, हमारा होम्योस्टेसिस, हमारा एक्सक्रीशन। तो ये तमाम चीज़ें जिसके बगैर हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते, तो वो हमारी बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड्स में शामिल हैं। देन जब ये नीड्स कंप्लीट हो जाएं, उसके आगे फिर इंसान जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेफ्टी की तरफ जाता है। जब उसकी सेफ्टी भी कंप्लीट हो जाती है देन वो लव एंड बिलोंगिंग्स की तरफ जाता है। जब उसकी ये वाली नीड भी कंप्लीट हो जाती है देन वो सेल्फ स्टीम की तरफ, यानी कि वो स्टीम लेवल पर वो अपने आइडियल सेल्फ की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। एंड देन फिफ्थ हमारे पास आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि इस नीड में वो मोरालिटी की तरफ अपने अखलाकियात को जो है ना वो अच्छा करता है। क्रिएटिविटी वो उसमें उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है। उसका जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है ना वो बहुत हाई होता है। तो ये बेसिकली मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो प्रायोरिटाइज बेस जो है ना उन्होंने उनको स्टेजेस में कवर किया था। अभी अगर हम प्लानिंग प्रोसेस के एग्जाम्पल की बात करें, तो जिस तरह हमने कहा कि मेज़लो हायरार्की फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं। तो अगर एक पेशेंट है, अब एक पेशेंट को हमने असेसमेंट कर लिया, उसकी हमने डायग्नोसिस कर ली, तो अभी उस वो प्रॉब्लम जो कि उसके बेसिक नीड्स को हैं, तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अब हमने ये बात पहले कर दी कि नर्सेज मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स को यूज़ करते हुए प्रायोरिटीज़ को सेट करती हैं। तो फिर वो जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है वो उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगी। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न या एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप काम कर रही हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, तो अब
उस पेशेंट को जो है ना वो डायरिया भी है, फीवर भी है, लेकिन साथ साथ उसका कार्डिक अरेस्ट हुआ है और वो जो है ना उसकी एयरवे भी जो है ना वो भी इम्बैलेंस हो गई है, उसका ब्रीथिंग पैटर्न इम्बैलेंस हो गए। तो अब जब उसके लिए आप नर्सिंग प्रोसेस करेंगी तो उसके जो है आपने जो उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है, जो उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगी, पहले आप उसको कवर करेंगी या उसको वेंटिलेटर पे जो है ना वो वेंटिलेटर उसको लगा देंगी या उसको जो है ना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बैग लगा देंगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, उसकी प्रायोरिटीज को आपने सेट करते हुए आपने जो फिर बाद में आप उसके डायरिया फीवर जो भी उसको बाद में जो भी प्रॉब्लम है फिर आप वो जो है ना वो सॉल्व करेंगी। लेकिन सबसे जो पहली नीड होगी वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी। तो इस एग्जांपल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि नर्स जो है ना वो प्रायोरिटीज को सेट करती है। देन हमारे पास जो है प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट आता है, यानी कि अभी हमने प्रायोरिटीज तो इस्टेब्लिश कर ली, हमें तो पता चल गया कि हमने अभी कौन से प्रॉब्लम को जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो ट्रीट करना है। तो फिर हम उसके लिए गोल सेट करते हैं। अब गोल्स जो हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ये गोल बेसिकली होते क्या हैं? ये एक ऐसा रिस्पॉन्स हम इसको कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है जो कि हम उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और ट्रीटमेंट जब एक नर्स एक पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है, तो वो दूसरे लफ्ज़ों में वो उसको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करती है। यानी कि जब एक बंदा बीमार हो जाता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि फिर वो अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाता, उसकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी वेलनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये गोल्स जो हम सेट करते हैं इसका स्पेसिफिकली ये वो एक्शंस होते हैं, ये वो रिस्पॉन्स होंगे जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे, उसको हाईएस्ट वेलनेस लेवल तक जो है ना वो उसको हम लेकर चले जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। जो शॉर्ट टर्म होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव गोल होते हैं जिसको आप मेजरेबल, यानी ये मेजरेबल होते हैं, आप इसको सेट करते हैं, आप इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन इनका फ़र्क ये है कि शॉर्ट टर्म गोल नाम से जाहिर है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि एक वीक से कम जो है जो आप गोल सेट करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। और लॉन्ग टर्म गोल आप एक वीक से ज़्यादा के लिए जब उसके लिए एक गोल सेट करते हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर एक पेशेंट को जो है ना वो फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको कहते हैं कि जो है ना आप तकरीबन अगर उसका जो है ना सैटरडे के दिन उसका जो है ना वो फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको कहते हैं कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपका जो हाथ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना वो शॉर्ट टर्म गोल में आता है। लॉन्ग टर्म गोल में इस तरह है कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और आप उसको किसी चीज़ को जो है ना फॉर एग्जांपल अब उसके राइट आर्म की सर्जरी हुई है तो आप उसको फिर कहते हैं कि आपने जो है ना आपका 1 मंथ तक या 6 वीक्स तक जो है ना वो आपका जो राइट आर्म है वो बिल्कुल फुली रिकवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स का जो है ना वो फ़र्क होता है। ये आप जब क्लिनिकल साइड पे जाती हैं तब आप पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है ना वो सेलेक्ट करती। अच्छा, अभी प्लानिंग प्रोसेस में आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, उसके बाद आपने उसके लिए गोल सेट कर दिए। अब उस गोल्स को एक्शन में लाने के लिए आप जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी, यानी कि जो आप उस गोल्स को कंप्लीट करने की के लिए जो एक्शंस प्रोवाइड करेंगी वो होंगी नर्सिंग इंटरवेंशंस, यानी कि ये नर्स की तरफ से वो एक्शंस होती हैं, ये वो ट्रीटमेंट होती हैं या ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि आप एक पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एज अ नर्स आप परफॉर्म करती हैं। तो जितने भी एक्शंस का जो आप गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म करेंगी अपने पेशेंट के लिए, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नर्सिंग इंटरवेंशंस में आती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस की तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस ये होती हैं कि ये इसके लिए नर्स फुली लाइसेंस्ड होगी कि वो अपने नॉलेज एंड स्किल्स के बेस पर जो है ना वो एक्शंस परफॉर्म करें।
यानी कि इसमें उसको किसी भी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक्शंस होंगे वो खुद से ही वो इनिशिएट कर सकती हैं। यानी कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको फीवर है, तो आप जो उसके लिए जो आप स्पंजेस करेंगी, जो आप उसको जो है ना पट्टियाँ करेंगी, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस हैं। यानी कि इसके लिए आपको जो है ना किसी फिजिशियन से जो है ना वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस इस वजह से हैं कि इसके लिए एक फिजिशियन जो है ना वो इसके लिए लाइसेंस्ड होगा। यानी कि वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको जो है ना वो पेशेंट के डॉक्यूमेंट में लिख कर देगा और आप उस ऑर्डर को फॉलो करेंगी। जो हमारे पास पेशेंट का चार्ट होता है, तो उसमें जो है वो जो हम जब ड्यूटी को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो उन्होंने जो है ना हम पहले फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन को भी चेक करते हैं कि आया इन्होंने इनको कोई मेडिकेशन या कोई भी आईवी मेडिकेशन है, आईएम मेडिकेशन है, या कोई भी स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो है वो उनके लिए प्रिस्क्राइब किया है, तो देन हम उस फिजिशियन के ऑर्डर को जो है ना वो फॉलो करते हैं। तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो हम एक पेशेंट को इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट इंटरवेंशंस होते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस। यानी कि ये वो इंटरवेंशंस होती हैं जो कि एक नर्स ना खुद से इनिशिएट करती है और ना कोई फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है। ये वो अपने हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हुए वो एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है क्लिनिकल साइड पे या हॉस्पिटल साइड पे, और वो जो है ना अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया है, लेकिन साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। यानी कि अगर वो एक फ़ीमेल है तो उसको जो है ना सही तरीके से विटामिन्स, मिनरल्स जो है ना वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वो उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। तो एक नर्स जो है ना वो फिर अदर हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हुए उनके लिए न्यूट्रिशनिस्ट को जो है ना उनके साथ वो कोलैबोरेशन करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। तो फिर वो एक्शंस और उस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए उसके जो एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, तो वो होंगे कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस। तो ये तमाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस की, जो कि आई होप आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। अब हमारे पास जो है नर्सिंग प्रोसेस के 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने नर्सिंग प्रोसेस के 4th स्टेप पर आते हैं, जो कि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टेप है। इम्प्लीमेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि इसको हम एक एक्शन फेज भी कहते हैं। इसमें जो हमने प्लानिंग किया, यानी कि अभी इससे पहले जो भी हमने बात की, तो वो अभी तक जो है ना हमें उसको अमली शक्ल नहीं दिया था। अभी इस स्टेप में हम जितना भी हमने उनके लिए प्लानिंग किया है, अब हम उनको जो है ना जो नर्सिंग इंटरवेंशंस की शक्ल में अब हम उनको एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उनको एक्शंस में लेकर आएंगे। इम्प्लीमेंटिंग में हम तमाम वो एक्टिविटीज़ को जो है ना करेंगे भी, और साथ साथ जो है उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे। जो भी स्पेसिफिक इंटरवेंशन नर्स ने प्रोवाइड किया है, चाहे वो कोल्ड स्पंजिंग है, चाहे वो एनेमा देना है, चाहे वो फ्लूइड इम्बैलेंस को जो है ना वो रेगुलेट रखना है, या चाहे जो भी वो इंटरवेंशंस, चाहे तो वो कोलैबोरेटिव है, चाहे इंडिपेंडेंट है, या चाहे डिपेंडेंट है। नर्स का ये रूल होता है कि यानी कि नर्स जो है ना वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करे, जो भी वो पेशेंट के लिए जो भी एक्शन परफॉर्म करे, तो उसका सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करेगी। वरना तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि या तो आपने उसको वो एक्शंस जो आपने उसके लिए परफॉर्म किया है, यानी कि आपने उसको वो इंटरवेंशंस दी भी हैं या नहीं दी। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो एक तरह का सबूत होता है आपके अदर हेल्थ केयर मेंबर्स के लिए भी और आपके लिए भी, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है ना स्पेसिफिक, अब एक पेशेंट तो नहीं होता कि इसका आपको याद हो। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक नर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट आता है उसके क्लिनिकल साइड पे। नर्स जो है ना बहुत सी एक्टिविटीज़ अपने पेशेंट की केयर के लिए जो है ना वो परफॉर्म करती है। पहले उसको जो है ना असेसमेंट करती है, देन डायग्नोज करती है, प्लानिंग में उसके लिए तमाम वो गोल सेट करती हैं, एंड देन जो है इम्प्लीमेंटिंग स्टेप में वो तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, यानी कि कोई भी एक्शंस जो नर्स परफॉर्म कर रही है, जो भी इंटरवेंशन जो है, अगर ख्वाह वो सिर्फ वाइटल साइन ही क्यों ना चेक करना हो, तो उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिनको वो फॉलो करेगी।
اس کے بعد اس کے فرسٹ اسٹیپ میں آتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی ری اسیسمنٹ کرے گی۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اپنے بی ایس این جرنی میں کہ آپ نے کلائنٹ کے لیے جو بھی ایکشنز آپ نے پرفارم کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ان کو ری اسیسمنٹ ان کی کرنی ہوگی۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میرا کلائنٹ ہے، یعنی کہ جس کو میں ٹریٹمنٹ پرووائڈ کری ہوں، کیئر پرووائڈ کری ہوں، تو یہ میں اکیلے کر سکتی ہوں یا مجھے کسی کے جو ہے نا اسسٹنس کی ساتھ میں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ نرسنگ انٹرونشنز امپلیمنٹ کرے گی، اور اگر تو وہ نرسنگ انٹرونشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ڈیلیگیٹ ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ سینسٹیو کیئر ہیں، بہت سے ہاسپٹل سائٹ پہ ایسی کیئر موجود ہیں جو کہ بہت ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہیں، ان کو سپروائزنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ تو وہ ایک نرس پرفارم کر سکتی ہے اکیلے، اور نہ جو ہے نا اس کو ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس کی سپروائزنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ دین لاسٹ اسٹیپ میں تمام ایکٹیویٹیز جن کو آپ نے پرفارم کیا، جو انٹرونشنز آپ نے ان کو پرووائڈ کیا، تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ان کو ڈاکومنٹیشن میں کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے دا لاسٹ اسٹیپ، یعنی کہ دا ففتھ اسٹیپ آف نرسنگ پروسیس، جو کہ ہے ایوالویشن، یعنی کہ جو بھی آپ نے اس کلائنٹ کے لیے آپ نے جو بھی انٹرونشنز پرووائڈ کیے، تو اب اس پروسیس میں کیا ہوگا کہ اب آپ وہ چیک کریں گی کہ جو آپ نے گول سیٹ کیا تھا، خواہ وہ شارٹ ٹرم گول تھے یا لانگ ٹرم گول تھے، تو وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، یعنی کہ جو آپ نے نرسنگ کیئر پلان جو ہے وہ اس کے لیے بنایا تھا، NCP جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو میں اپنے سیکنڈ چینل سکلز پہ جو ہے نا وہ اس کو اپلوڈ کروں گی، تو پھر آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ سکلز جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ NCP جو ہے نا، یہ جو آپ نے اس پیشنٹ کو کیئر دینے کے لیے جو آپ نے بنائی تھی، اس کی آپ ایفیکٹونیس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ایوالویشن یہ ایک پلانڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ آپ رینڈملی نہیں کرتے، آپ نرسنگ پروسیس کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، آن گوئنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے نا، ہم نے وہ جو ہے نا اس سے پہلے کی سلائیڈز میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ ہم جو ہے نا پلاننگ جب کرتے ہیں تو ایک پلاننگ تو ہم انیشیل اسسمنٹ میں کرتے ہیں، لیکن ایک پلاننگ یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آن گوئنگ پلاننگ، کنٹینیو پلاننگ۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ شفٹ وائز جب آپ کی جو ہے نا وہ شفٹ چینج ہوتی ہے، تب دین آپ اپنے پیشنٹ کو اسیس کر رہی ہوتی ہیں، اس دوران جو ہے اگر آپ کو کوئی بھی نیو انفارمیشن ملتی ہے تو اس بیس پر آپ اس کے لیے نیو نرسنگ پروسیس، یعنی کہ نیو پرابلم پہ آپ اس کے لیے NCP بنا لیتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آن گوئنگ ایوالویشن، یعنی کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے نرسنگ پروسیس کو فالو کر رہی ہیں نیو انفارمیشن کے بیس پر، تو آپ کی جو ایوالویشن ہوتی ہے وہ بھی آن گوئنگ ہوتی ہے۔ ایک یہ پرپز فل ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے ہمارا یہ پرپز ہوتا ہے کہ جو ہم نے نرسنگ پروسیس کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو ہم نے اس پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کی ہے، تو وہ ایکٹیویٹی، یعنی کہ وہ جو جتنے بھی انٹرونشنز ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، تو وہ ہم نے گول سیٹ کیے ہیں، تو وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جو ہم نے NCP بنائی، تو وہ جو ہے وہ جو کیئر ہے، وہ جو ہمارا مقصد تھا اس پیشنٹ کے پرابلم کو سالو کرنے کا، وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تو وہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کام ہمارا ادھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر ہم دوبارہ سے اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور یہ نرسنگ پروسیس ہے، اس کا جو سائیکل ہوتا ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی کویشچن ہے، آپ پہلے پارٹ 1، پارٹ 2 اینڈ دین پارٹ 3 جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے، تو آئی ہوپ آپ کو نرسنگ پروسیس صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھے وہ کمنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔